नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों को पवित्र कहानियों की तरह नहीं बल्कि एक क्राइम रिकॉर्ड की तरह पढ़ा जाए तो क्या होगा? आज हम इसी चौंकाने वाले विचार पर बात करेंगे। ये विचार है लेखक कर्मा नायक का, जिनकी थीसिस इतिहास को एक बिल्कुल नए और हाँ, काफी विवादास्पद नजरिए से देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कथन है, ये लेखक कर्मा नायक का है और समझिए कि यही उनकी पूरी विस्फोटक थीसिस की जड़ है। वैदिक एपिस्टीन फाइल्स, इस नाम से जानी जाने वाली ये थीसिस उन मान्यताओं को सीधी चुनौती देती है जो हजारों सालों से चली आ रही हैं। इस विश्लेषण में हम उनके तर्कों को जस का तस सामने रखेंगे ताकि सब अपनी राय खुद बना सकें। हमारा ये विश्लेषण 6 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे एप्स्टीन मॉडल से और देखेंगे कि इसे प्राचीन ग्रंथों पर कैसे लागू किया जा रहा है। फिर हम कुछ चौंकाने वाले केस फाइल्स की जांच करेंगे, शोषण के तौर तरीकों को समझेंगे और देखेंगे कि आज के ज़माने से इसका क्या लेना देना है। और आखिर में हम लेखक के सुझाए समाधान पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी थीसिस को समझने के लिए सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन केस को समझना जरूरी है। ये मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं था, नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जहां बेहिसाब पैसा, पावर और एक तगड़ा नेटवर्क इस्तेमाल होता था कमजोर लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए। और ये सब कुछ कानून की नजरों से बचकर होता रहा। बस यही वो मॉडल है जिसे स्रोत एक एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में रखकर देख रहा है। और ठीक यहीं पर स्रोत का सबसे विवादास्पद तर्क सामने आता है। उनका प्रस्ताव है कि हम इसी मॉडर्न फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके प्राचीन ग्रंथों को दोबारा पढ़ें, लेकिन इस बार पवित्र कथाओं के रूप में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अपराध रिकॉर्ड के रूप में। तो सवाल उठता है कि ये वैदिक एपिस्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये एक पूरी तरह से नई व्याख्या है। यह तर्क देती है कि जिन घटनाओं को हम पारंपरिक रूप से लीला मतलब ईश्वरीय खेल या वरदान मानते आए हैं, अगर उन्हीं घटनाओं को आज के कानूनी चश्मे से देखा जाए तो वो असल में सत्ता के दुरुपयोग और यौन शोषण के मामले नजर आते हैं। अब हम कुछ खास केस फाइलों पर नजर डालेंगे जिन्हें लेखक अपने तर्क को साबित करने के लिए सामने रखते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पौराणिक घटनाओं की स्रोत की अपनी व्याख्या है जो एक मॉडर्न लीगल नजरिए से की गई है। पहली और शायद सबसे बड़ी केस फाइल है इंद्र की। हम सब उन्हें देवताओं के राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन स्रोत उन्हें एक बिल्कुल अलग ही रूप में पेश करता है। ब्रह्मांड का पहला एप्स्टीन, एक ऐसे सिंडिकेट का मुखिया जिसके लिए औरतें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की चीज थीं। स्रोत के हिसाब से अहिल्या के साथ जो हुआ वो धोखे से किया गया रेप था। अप्सराओं का इस्तेमाल ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए करना, ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्स ट्रैफिकिंग और हनी ट्रैपिंग रिंग चलाने जैसा था। और जब पर्दाफाश हुआ तो सजा किसे मिली? पीड़िता अहिल्या को, जिसे पत्थर बनने का श्राप मिला। ये विक्टिम ब्लेमिंग का एक क्लासिक केस बताया गया है। अब उन केस फाइलों को देखते हैं जो सम्मानित ऋषियों पर केंद्रित हैं। स्रोत का तर्क ये है कि कई मामलों में आध्यात्मिक अधिकार का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया गया, जिसके पीछे कम उम्र की लड़कियों का शोषण हुआ और फिर उसे विवाह या पवित्र जन्म जैसी कहानियों से ढक दिया गया। जैसे बूढ़े च्यवन ऋषि और जवान सुकन्या के विवाह को एक नाबालिग के शोषण के रूप में देखा जाता है। पराशर और सत्यवती के संबंध को एक यौन हमला बताया गया है, जिसे बाद में व्यास के जन्म की कहानी से पवित्र कर दिया गया। यहाँ तक कि नियोग प्रथा, जिसमें एक औरत को संतान के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने को कहा जाता था, उसे स्रोत इंस्टीट्यूशनल रेप का नाम देता है। अब ये स्लाइड, ये समझिए कि इस पूरी थीसिस का दिल है। ये दिखाती है कि कैसे शोषण का तरीका सदियों से एक जैसा ही रहा है। जरा देखिए, एक तरफ एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड, दूसरी तरफ प्राचीन एकांत आश्रम। आज के जमाने में हथियार क्या है? पैसा और पावर। और तब क्या था? श्राप का डर और पुण्य का लालच। स्रोत का कहना साफ है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, लेकिन तरीका वो आज भी वही है। स्रोत के मुताबिक ये शोषण सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि ये बौद्धिक भी था। तर्क ये है कि सिस्टम पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए उन वर्गों के टैलेंट को जानबूझकर दबाया गया जिनमें सिस्टम को चुनौती देने की काबिलियत थी। स्रोत इन्हें रक्षक समाज कहता है। इसके दो सबसे दमदार उदाहरण हैं एकलव्य और शंबुक। एकलव्य का जुर्म क्या था? यही कि वो राजकुमारों से बेहतर धनुर्धर बन गया था, और उसकी सजा
गुरु दक्षिणा के नाम पर अंगूठा कटवा लेना, जिसे स्रोत एजुकेशनल सैबोटाज कहता है। ठीक उसी तरह ज्ञान हासिल करने की कोशिश करने पर शंबुक का वध करना, इसे रिलीजियस लिंचिंग का प्रतीक बताया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन विश्लेषण का आज के समय में क्या मतलब है। स्रोत का तर्क है कि ये भक्षक मानसिकता कभी खत्म ही नहीं हुई, बल्कि इसने बस रूप बदल लिया है और ये आज मॉडर्न पॉलिटिकल सिंडिकेट्स में जिंदा है। अगली स्लाइड में जो आंकड़े हैं वो इसी तर्क को साबित करने के लिए पेश किए गए हैं। स्रोत एनसीआरबी के डेटा का हवाला देता है, जो दिखाता है कि भारत में रिपोर्ट किए गए रेप के मामले दशकों से लगातार बढ़े हैं। लेखक का तर्क है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि औरतों को एक वस्तु के रूप में देखने की वही पुरानी मानसिकता आज के मॉडर्न सिंडिकेट में भी जिंदा है। यहां स्रोत अपना सबसे अनोखा और शायद सबसे विवादास्पद तर्क सामने रखता है। उनका दावा है कि मीट इंडस्ट्री, जिसे पिंक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और ये जो भक्षक मानसिकता है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तर्क ये है कि जब कोई समाज जानवरों पर हो रही हिंसा को नॉर्मल मान लेता है, तो वो धीरे धीरे इंसानों पर होने वाली हिंसा के प्रति भी असंवेदनशील हो जाता है और इससे शोषण के लिए एक जमीन तैयार हो जाती है। तो इस पूरे गंभीर विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि समाधान क्या है। तो चलिए अंतिम सेक्शन में लेखक अपना समाधान पेश करते हैं, एक नए समाज का खाका, जिसे वे हीरा नागपुर का नाम देते हैं। ये ब्लूप्रिंट 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, मानसिक गुलामी से आज़ादी, मतलब भक्षक देवताओं को पूजना बंद करना और असली नायकों को अपनाना। दूसरा है सात्विक जीवन शैली, यानी एक शाकाहारी और अहिंसक जिंदगी। तीसरा, आर्थिक बहिष्कार, यानी शोषण करने वाले सिस्टम को आर्थिक रूप से कमजोर करना। और चौथा है रक्षक दस्ते बनाना, जो कानून और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समुदाय की हिफाजत करें। तो चलिए इस विश्लेषण को एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। स्रोत की ये जो थीसिस है वो हमें मजबूर करती है कि हम जिस तरह से इतिहास को देखते आए हैं उस पर ही सवाल खड़ा करें। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी सबसे पवित्र, सबसे पाक कहानियों को एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एक दस्तावेज की तरह पढ़ने लगें, तो और कौन-कौन सी सच्चाइयां हैं जिन पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा।